नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य पर आपका स्वागत है। और पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो बहुत सारे लोगों को आप में से ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है, क्लियरली नहीं पता है कि व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो आप अंत तक बने रहिए, आपको ये जानने को मिलेगा। और इसके जो अंत में वीडियो में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो उसको देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको वो समझ आएगी चीज। तो ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जो इसका पहले देखते हैं कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है क्रिटिसिज्म का। तो क्रिटिसिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? द वर्ड इज बोरोड फ्रॉम लैटिन क्रिटिका, इवेल्युएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। जिसका मतलब क्या है क्रिटिका का? इवेल्युएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, कि लिटरेरी जो वर्क्स है उनका इवेल्युएट करना उनको। जैसे आपकी एग्जाम में कॉपी इवेल्युएट होती है कि आपने कैसा लिखा है, वैसे लिटरेरी वर्क्स को इवेल्युएट करने के लिए क्रिटिसिज्म का यूज होता है। और ये क्रिटिका वर्ड से आया है लैटिन में, ठीक है। एंड फ्रॉम ग्रीक क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है टू जज, ठीक है। क्रिटिकोस, क्रिटिकोस, ठीक है। डेराइव्ड डेरिवेटिव फ्रॉम, सॉरी, हाँ, डेरिवेटिव फ्रॉम फेमिनिन, फेमिनिन ऑफ क्रिटिकोस, डिसर्निंग, कैपेबल ऑफ जजिंग। क्रिटिकोस का क्या मतलब होता है? कि कैपेबल ऑफ जजिंग, कि आप जज करने के कैपेबल हो या नहीं। तो जज में, जज अगर कोई करता है, जैसे मान लो कोर्ट में जज होता है, तो वो क्या करता है कि दोनों पार्टी की बात सुनता है और फिर कौन कहाँ गलत है वो भी वो डिसाइड करेगा, और कौन सही है वो भी जज डिसाइड करेगा। वो अपना कोई बायस उसमें रखता नहीं है। तो वैसे ही जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म का भी क्या काम है कि आप कोई भी वर्क अगर क्रिटिसिज्म लिख रहे हो या कोई राइटर पे लिख रहे हो, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताओगे कि क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, ठीक है। और उसकी एनालिसिस करोगे सारी की, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म का मेन जो प्रोसेस या पर्पज होता है। फिर इट इज द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन और डेवलपमेंट। ये किसका क्या कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। कि जैसे आप क्लासिकल में जाओगे प्लेटो एंड अरिस्टोटल में, फिर आप इंग्लिश वाले में आओगे कि आप रेनेसां पीरियड में एलिजाबेथन के बारे में पढ़ोगे, जैकोबियन पढ़ोगे, कैरोलियन पढ़ोगे, कॉमनवेल्थ पढ़ोगे। फिर आप न्यू क्लासिकल में जाओगे, रेस्टोरेशन पढ़ोगे, अगस्टन पढ़ोगे, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी पढ़ोगे, रोमांटिसिज्म पढ़ोगे, फिर आप विक्टोरियन पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, पोस्ट मॉडर्न पढ़ोगे। तो इसमें आप देखोगे कि कैसे कैसे लिटरेचर है वो इवोल्व हो रहा है। तो वो सारी चीजें हैं आप किस में देखोगे? जो क्रिटिसिज्म के वर्क है उनमें हम देखते हैं कि पहले क्या था, उसके बाद क्या आया, क्यों आया, पहले वाले में क्या चीजें अच्छी थी, दूसरे वाले में क्या अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या फिर पहले वाले में क्या कमी थी जिसके कारण ये जो नया जो चीज आई है, जो इवोल्व हुआ है या डेवलप हुआ है, वो हुआ है। तो ये सारी चीजें हम क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द कंपेरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड और इवेल्युएशन ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर। तो इसमें आप कंपैरिजन भी करते हो दो वर्क का, या दो मतलब अलग अलग मान लो कल्चर के दो टेक्स्ट है उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो, जो आपका कंपैरेटिव लिटरेचर में आता है। आप एक टेक्स्ट की भी एनालिसिस कर सकते हो कि उसमें क्या है, उसकी स्टाइल कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसमें नरेशन कैसी है, उसमें कौन सी थीम्स है, कौन से उसमें मोटिव्स है, सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं। उसको इंटरप्रेट भी करते हैं कि राइटर अगर ये लिख रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, और उसको इवेल्युएट भी करते हैं कि ये राइटिंग है उसमें क्वालिटीज, एस्थेटिक क्वालिटीज है या नहीं, और कौन सी क्वालिटीज है इसमें, या फिर कौन सी क्वालिटीज लैक कर रहा है, क्या लैक कर रहा है, या और क्या इसमें जो है वो अच्छी चीजें हैं। फिर अपन देखते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज इसेंशियली ओपिनियन सपोर्टेड बाय एविडेंस रिलेटिंग टू द थीम, स्टाइल, सेटिंग, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या है कि आपका एक ओपिनियन होता है, और ओपिनियन को आप एविडेंस से सपोर्ट करके आप ओपिनियन देते हो, ऐसे कुछ हवा में ओपिनियन नहीं देते हो। और सपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? किस किस का या तो उसमें जो मान लो थीम है उसके बारे में आप करोगे बात, या स्टाइल के बारे में बात करोगे, या उसकी जो सेटिंग का है उसके बारे में बात करोगे, या फिर उसका हिस्टोरिकली या पॉलिटिकली क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में आप बात करोगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हुई कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हम एलोबरेट करेंगे, थोड़ा इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि it usually includes discussion of the works
कंटेंट एंड इंटीग्रेट्स योर आइडियाज विद अदर इनसाइट्स गेन फ्रॉम रिसर्च। इसमें क्या 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 इंक्लूड किया जाता है? एक तो डिस्कशन ऑफ द वर्क्स कंटेंट, कि वर्क्स में क्या कंटेंट है, किसी वर्क में क्या कंटेंट है उसका डिस्कशन होगा, और उसके साथ जो आपके जो आइडियाज है उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा कि दूसरे जो लोगों ने उस वर्क्स के बारे में क्या बोला है, उनकी क्या इंसाइट है, ठीक है, और जो उनके रिसर्च हो रखी है उनकी क्या इंसाइट है, वो कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या कैसे देख रहे हैं, तो आपका और उनका आइडिया दोनों इंटीग्रेट होगा और एक आप नया आइडिया आप दे सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बायस, तो इसमें बायस हो सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव। आप किसी वर्क को आप नेगेटिव बता सकते हो कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ये कमी है, या फिर ये भी बता सकते हो आप कि ये इसमें ये पॉजिटिव है, और इसमें आपकी बायस भी हो सकती है। बायस क्यों हो सकती है? क्योंकि आपने जो अभी तक देखा है, सीखा है, आप उसी बेसिस पे जो वर्क ऑफ लिटरेचर है उसको जज करोगे। आप कितना भी ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करोगे, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी है वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं, इसलिए ये बायस हो जाता है। may be a study of an individual piece of literature on an author's body of work, और ये एक इंडिविजुअल पीस ऑफ लिटरेचर का भी हो सकता है, किसी एक वर्क का भी एनालिसिस हो सकता है, और एक मान लो किसी ऑथर के जो सारे वर्क्स हैं उनका भी एनालिसिस हो सकता है। Although criticism may include some of the following elements in order to support an idea, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स है वो लिटरेचर ऐड कर सकता है अब एक आइडिया को सपोर्ट देने के लिए। क्या क्या है? मैं इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट एन आइडिया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन नोट प्लॉट समरी बायोग्राफी ऑफ द ऑथर एंड सिंपली फाइंडिंग फॉल्ट विद द लिटरेचर। एक आइडिया को सपोर्ट देने के लिए आप प्लॉट समरी का सपोर्ट ले सकते हो, या बायोग्राफी का सपोर्ट ले सकते हो ऑथर की, या सिंपली जो लिटरेचर है उसमें फॉल्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन खाली इसी के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप किसी पे क्रिटिसिज्म का वर्क लिख रहे हैं, तो वर्क में ऐसे नहीं है कि आपने प्लॉट की समरी लिख दी कि मैंने इस बुक का वो लिख दिया कि इसमें मैंने क्रिटिसिज्म लिख दिया, इसका रिव्यू लिख दिया, तो उसमें आप क्या लिखोगे? समरी थोड़ी लिखोगे ताकि रीडर्स को समझ में आ जाए, लेकिन साथ साथ आप अपने भी आइडियाज दोगे कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है। और ऑथर की बायोग्राफी भी यूज करते हैं हम इसके लिए, और इसके साथ साथ उसमें क्या कमी है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि इसका पर्पज क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसका पर्पज क्या है? रिसर्चिंग में काम आता है, आपके रिसर्च में काम आता है। हम कोई चीज पढ़ते हैं उसको समझने के लिए हमें काम आता है। ऐसे मान लो पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर किसी ने क्रिटिसिज्म लिखा है, उसको आप पढ़ोगे, तब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एक्चुअली ये ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, या फिर थोड़ा आप और उसको क्लोजली अंडरस्टैंड कर पाओगे, या फिर आपको समझ में भी आया, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म का दूसरा वर्क आप पढ़ोगे तो आपको एक नई इंसाइट मिलेगी उस वर्क के बारे में कि हाँ इसके बारे में हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और राइटिंग वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म will help you to make better sense of the work from judgment about literature, study ideas from different points of view, and determine on an individual level whether a literary work is worth reading। तो ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है आपकी रिसर्च में हेल्प करता है, आपकी रीडिंग में हेल्प करता है, और राइटिंग में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और आपको बेटर जजमेंट अपना बनाने में हेल्प करेगा कि लिटरेचर क्या है, उसके बारे में आप कैसे जज कर रहे हो, तो आपका जजमेंट बेटर होगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, और स्टडी आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप जो आइडियाज है उनको स्टडी कर पाओगे, या अंडरस्टैंड कर पाओगे, या उनको देख पाओगे। आप थोड़ा सा एक लिबरल एटीट्यूड आप में क्रिएट होगा, ठीक है। एंड डिटरमाइन एन इंडिविजुअल लेवल वेदर, और आप खुद के लेवल पे आप ये डिटरमाइन कर पाओगे कि कोई भी लिटरेरी वर्क है वो वर्थ रीडिंग है या नहीं है, आपके काम का है या नहीं है, तो वो भी आप डिसाइड कर पाओगे। आपको अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अगर नॉलेज है और उस वर्क के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो आप ये डिसाइड कर पाओगे आपको वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिसिल डे लेविस है, वो अपनी बुक है उसकी द पोएटिक इमेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है याद रखना। उसमें वो क्या ये पोएटिक इमेज में क्या लिखा हुआ है
द क्रिटिक हैज वन प्री एमिनेंट टास्क। क्रिटिक की एक टास्क होती है जो कि प्री एमिनेंट है, जो कि अंडरस्टूड है कि क्रिटिक है उसकी एक टास्क होगी। क्रिटिक कौन होता है? जो क्रिटिसिज्म के वर्क लिखता है, ठीक है। द टास्क ऑफ ईजिंग और वाइडनिंग और डीपनिंग आवर रेस्पॉन्स टू पोइट्री। तो पोइट्री की इमेज है, इसने पोइट्री के बारे में लिखा है। तो क्या टास्क है उसकी? या तो ईजिंग, आपको पोइट्री है उसको समझने में आपको इजीनेस हो, अगर वो पढ़ोगे तो आपको कुछ आइडियाज आएंगे जिसके थ्रू आप इजीली जो पोइट्री है उसको समझ पाओ। या आपकी जो सोच है उसको वाइड करना, या आपकी जो सोच है उसको और गहरी करना, ये मेन टास्क होता है किसका? एक लिटरेरी क्रिटिक का, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्रिटिकल अप्रेजल एंड एल्यूसिडेशन ऑफ वर्क्स। अब हम देखेंगे कुछ वर्क्स जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हैं, उनके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। और इसको मैंने तो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है कि कौन से वर्क किस कैटेगरी में जा सकते हैं और उनमें क्या है, ठीक है। तो पहला है क्रिटिकल अप्रेजल और इलुसिडेशन ऑफ वर्क्स, कि आप क्रिटिकली किसी वर्क्स को इलुसिडेट कर रहे हो या अप्रेज कर रहे हो, उसके बारे में प्रेज करो। तो ऐसे आपको जो आपके नेट के सिलेबस में भी है सारे ये वर्क्स जो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। और ऐसे कौन कौन से मेजर या क्लासिक वर्क्स है जो ये चीज करते हैं। तो एक सबसे पहले तो आपका है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री पब्लिश हुई थी 1595 में, सर फिलिप सिडनी। किसकी है ये? सिडनी की, ठीक है। और दूसरा जो वर्क आपके इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हो, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी किसका वर्क है? ये है ड्राइडन का। कब पब्लिश हुआ था? 1668 में। इनकी डेट भी आप याद रखिए और राइटर भी आपको याद होना जरूरी है क्योंकि नेट में इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। फिर है प्रीफेस टू शेक्सपियर, यह आपका पब्लिश हुआ था 1765 में। ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपका सैमुअल जॉनसन। किसने? सैमुअल जॉनसन का, ठीक है। फिर है आपका कोलरिज का लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। कब? 1880 से लेके 18 से लेके 1819 के बीच में इसने लेक्चर्स दिए थे और उन्हीं लेक्चर का कलेक्शन है ये। तो इसमें तो राइटर का नाम तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, कोलरिज का है। और फिर है आपका द स्टडी ऑफ पोइट्री, वो हुआ था 1880 में पब्लिश। और ये है आपका किसका? मैथ्यू आर्नोल्ड का। किसका? मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। तो स्टडी ऑफ पोइट्री, तो अर्नोल्ड याद रख लीजिए आप, किसका है? अर्नोल्ड। तो ये तो वह कुछ जो जिसमें आप क्रिटिकली अप्रेजल या किसी वर्क को एल्यूसिडेट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली? जैसे अपोलॉजी फॉर पोइट्री में आप देखोगे ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि जो पोइट्री है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर ये होमर के बारे में बात करेगा, जो क्लासिकल राइटर है उनके बारे में बात करेगा, इनकी जो अच्छाइयाँ हैं जो पोइट्री की वो बताएगा, ठीक है। फिर एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री में भी आप ये देखोगे कि एंशियंट और मॉडर्न को कंपेयर किया जा रहा है, फ्रेंच और जो इंग्लिश है उनको कंपेयर किया जा रहा है, और इन चारों का कंपेरिजन करके कि क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए लिटरेचर में, क्या ड्रामा में होना चाहिए, क्या यूज किया जाना चाहिए, ये सारा इसमें डिस्कस होता है। प्रीफेस टू फेबल्स है वो 1700 में, ये भी ड्राइडन का है। इसमें ये फेबल्स के बारे में कि फेबल क्या है और सेटायर क्या है इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर प्रीफेस टू शेक्सपियर है जॉनसन का, इसमें भी इसने शेक्सपियर के बारे में लिखा है कि शेक्सपियर में क्या कमी थी, उसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, क्या उसकी अच्छाइयाँ थी। फिर कोलरिज का लेक्चर है शेक्सपियर पे, इसमें भी ये लेक्चर पे कमेंट्री करता है। और द स्टडी ऑफ पोइट्री जो मैथ्यू आर्नोल्ड का है, ये भी बहुत सारे जो पोइट्स हैं उनकी एनालिसिस करता है और उनके बारे में बताता है कि कौन सा राइटर किस चीज़ में अच्छा है और कौन से राइटर में क्या कमी है। ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है, ठीक है। तो या तो उनका प्रेज कर रहा है या उसको एल्यूसिडेट कर रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारे वर्क ये काम करते हैं। फिर आपका है द क्रिटिक शुड फॉर्मुलेट कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। क्रिटिक है उसको राइटिंग क्या है वो कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करने चाहिए कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए, राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले जाओगे तो पहला वर्क इसके बारे में आपको मिलेगा अरिस्टोटल का पोइटिक्स। तो पोइटिक्स में ये बात करता है कि कॉमेडी क्या होती है, ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कि उसमें प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, सॉन्ग होना चाहिए, स्पेक्टेकल होना चाहिए, फिक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इन सारों की बात कर रही है। फिर वो बात कर रहा है एनाग्नोसिस,
पेरिपेटिया, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, सिंपल प्लॉट, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी, ठीक है, एमेर्शिया, ह्यूब्रिस, ये सारी चीजें ये डिस्कस कर रहा है। तो ये इनके थ्रू ये क्या कहना चाह रहा है, ये डिफाइन करना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है राइटर्स को कि आपको कैसे लिखना है और कौन कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक तो पोइटिक्स एग्जाम्पल हो गया इसका, फिर है आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, लिरिकल बैलेड का तो पब्लिश हुआ था 1798 में, और ये पब्लिश हुआ था, जो प्रीफेस है वो एड किया था आपका 1800 में, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसके। ठीक है, तो इसमें ये क्या बात करें कि पोइट्री कैसे होनी चाहिए, पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। फिर के पोइट कैसा होना चाहिए, ठीक है, पोइट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये भी आपके जो प्रिंसिपल्स है राइटिंग के उनके बारे में बात कर रहे हैं, और वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि कॉमन प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नियम कानून होने चाहिए राइटिंग के लिए। फिर आपका हेजलिट का और पोइट्री इन जनरल में भी यही चीजें मिलेगी। फिर आपका टी.एस. इलियट का है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये क्या बन रहा है कि ट्रेडिशन क्या है, इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, और उनके बीच में क्या तालमेल होना चाहिए। साथ साथ में ये भी बात कर रहा है कि मतलब पोइट है उसको क्या करना चाहिए, पोइट को एक मतलब जो आपकी प्लेटिनम जो कैटलिस्ट टाइप है वैसा रहना चाहिए, और जो पोइट्री है वो वैसे फॉर्मुलेट होगी, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको पोइम्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट भी हम देखेंगे जब टी.एस. इलियट या फिर ये जो राइटर्स हम पढ़ेंगे, तो सारे हम कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जैसे मान लो टी.एस. इलियट ट्रेडिशन की और जो पोइट्री है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इम्पर्सनैलिटी की जो कंसेप्ट इसने दिया है कि इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए पोइट में, कि जो पर्सनल जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको पोइट्री में खुद के इमोशंस को नहीं डाल के आपको ट्रेडिशन का उसका नॉलेज होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका है द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म है, एंड व्हाट इज ए क्लासिक। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स है वो आपके इससे रिलेटेड है। फिर है आपका कंसोलिडेटिंग हिस्टोरिकल नॉलेज, और एक काम क्या करता है, ये हिस्टोरिकल नॉलेज है आपका उसको कंसोलिडेट करने के लिए भी इनका जो क्रिटिकल वर्क्स है वो लिखे जाते हैं। तो इसके लिए एक तो टिलियर्ड का आपका है कि द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर, तो ये जो एलिजाबेथन जो टाइम का जो लिटरेचर था और उस टाइम के हिस्टोरिकली के लिए क्या कंडीशन थी, वो लिटरेचर की एनालिसिस करके ये इसमें ये बताता है। और फिर है आपका जेल लॉज का द रोड टू जनाडू। रोड टू जनाडू, जनाडू किसका था, ये जो बायरन का जो वर्क ये आता है उसमें उसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन है, और ये रोमांटिसिज्म के बारे में बात आपका कर रहा है कौन, जेल लॉज। फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा फिर से जाऊंगा, कि आपने दो वर्ड हमेशा सुना होगा, दो वर्ड आपने सुने होंगे, कौन कौन से वर्ड है आपके, एक तो आपका है क्रिटिसिज्म जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, दूसरा है आपका क्रिटिक। ठीक है, तो इनके बारे में आपने सोचा है कभी कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसी के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिक, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी, और अगर पूछा नहीं जाएगा तो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है एज ए लिटरेचर स्टूडेंट, और नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए क्रिटिक और क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस है। तो देर इज सम ओवरलैप इन द मीनिंग, कुछ ओवरलैप है इनमें, बट दे आर नॉट द सेम इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में इनका जो मीनिंग है वो सेम नहीं रहेगा। Criticism is most often used broadly to refer to the act of negatively criticizing someone or something. Criticism है वो नॉर्मली अपन जो यूज करते हैं और ज्यादातर जो यूज करते हैं लिटरेचर वाले इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के, तो हम यूज करते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, मतलब उसकी जो नेगेटिव जो चीजें हैं वो बताने के लिए। ठीक है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एनकरेजमेंट राइट नाउ देन क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है ये कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एनकरेजमेंट राइट नाउ देन क्रिटिसिज्म, कि आप में क्या कमी है, ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया है मैंने सेंटेंस का,
मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि आपको एनकरेज कैसे करूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट को बहुत कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन टीचर का काम क्या होता है कि जो उनको आ रहा है उनको एनकरेज करो, उसको प्रेज करो, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। क्रिटिसिज्म क्या होगा कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो सामने वाला का मोरल भी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो हुआ आपका क्रिटिसिज्म। तो क्या बोल रहा है ये, criticism is most often used broadly to refer to the act of negatively criticizing someone or something, or a remark or comment that expresses disapproval, या फिर किसी पे कमेंट करने के लिए या रिमार्क देने के लिए आप क्रिटिसिज्म यूज करके। शी सेड ए माइनर क्रिटिसिज्म अबाउट द डिजाइन। ये जो एग्जांपल है इसमें है कि कोई मान लो डिजाइन है, किसी ने कोई डिजाइन बनाई और उसके बारे में आपने दो कमी निकाल दी, तो उसने उसके बारे में एक माइनर क्रिटिसिज्म दिया है। ठीक है, वाइल क्रिटिक, तो ये तो हुआ आपका क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म मेनली आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो दूसरा आपका है वो क्या है, क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है, क्रिटिक इज ए मोर फॉर्मल वर्ड फॉर केयरफुली एक्सप्रेस जजमेंट। जबकि जो आपका क्रिटिसिज्म है उसमें आप केयरफुली आपका जजमेंट है वो नहीं देते, आपको कोई कमी लगती है तो आप बता देते हो, कमेंट कर देते हो या रिमार्क दे देते हो किसी बारे में, किसी इंसान को या किसी चीज के बारे में। लेकिन जो क्रिटिक है उसमें आप केयरफुली सोच के कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और उसकी अच्छाई भी आप कर दोगे और उसकी थोड़ी बुराई भी कर दोगे। तो मतलब आप उसको कुल मिला के क्या करोगे, लपेटे में ले लोगे, और सामने वाला आपको कुछ बोल भी नहीं सकता। क्रिटिसिज्म करोगे तो हो सकता है कि आपके सामने वाला गुस्सा हो जाए। अगर नॉर्मल टर्म में हम क्रिटिसिज्म की बात करें, लिटरेचर के टर्म में बात करें, तो टू जज होता है, तो उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखोगे। ठीक है, क्रिटिक इज ए मोर फॉर्मल वर्ड फॉर ए केयरफुली एक्सप्रेस जजमेंट या ओपिनियन इवोल्यूशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड क्वालिटी। वो दोनों गुड एंड बैड क्वालिटीज है उनको आप देखोगे ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल बुक्स और मूवीज, कोई मान लो आप बुक पढ़ रहे हो या मूवी देख रहे हो, तो उसके बारे में कि इसमें ये एक्टर इसने अच्छे एक्टिंग की, लेकिन यार वो तो वहाँ इसने गड़बड़ कर दी, तो ऐसे हम जो बात करते हैं। या फिर इस बुक में यार ये चीज़ तो अच्छी थी, स्टोरी तो अच्छी थी, लेकिन राइटर ने लिखा अच्छे से नहीं। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी आप कमियां भी निकाल दोगे, उसकी अच्छाई भी कर दोगे, तो आप क्या कर रहे हो, क्रिटिक कर रहे हो। ठीक है, दस ए क्रिटिक कैन राइट critique that may be full of criticism। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जो क्रिटिक है वो एक ऐसा क्रिटिक लिख सकता है जो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म हो सकता है। मतलब जैसे मैंने बोला लपेटे में लेना, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप कि आप क्रिटिक कर रहे हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख रहे हो, लेकिन उसमें जो नेगेटिव है उस पर मान लो आपने थोड़ा ज्यादा जोर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका क्रिटिसिज्म हो गया। अगर नॉर्मली इस टर्म में हम देखें तो एक क्रिटिक है वो क्रिटिसिज्म लिख सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्रिटिसिज्म के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब बने रहिए, और आपको अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया और या फिर और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर फोल्ड सिस्टम ऑफ लिटरेरी थ्योरी। कि लिटरेरी थ्योरी है उसको बेसिकली आप कैसे कैटेगराइज करोगे, आपका बेस वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, इसके बारे में आपको कभी भी कोई भी पूछेगा, अगर इसने आपने ये दो वीडियो, जो पीछे वाला ये और आगे वाला लिटरेरी थ्योरी वाला और डिफरेंस वाला इनका लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का, और लास्ट में जो फोर फोल्ड जो सिस्टम मैं समझाऊंगा, ये 5 वीडियो आपने देख लिए तो आपको ये बेस है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी स्टडी।